हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी बहुत होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद प्रियल पर। डिस्कस करते हैं आज का सेशन। हम लोग सेल बायोलॉजी यानी कि कोशिका विज्ञान पढ़ रहे थे, जिसके कि हमने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं और आज इसका लेक्चर 3rd होने वाला है। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे टीजीटी पीजीटी के एग्जाम्स में हर बार साइटोलॉजी से यानी कि कोशिका विज्ञान से हर बार कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डिटेल में हम डिस्कस वही कर रहे थे। तो आज इसका लेक्चर 3rd होने वाला है। एक एक चीज़ को बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज किया गया मैंने पीडीएफ फॉर्म में, तो आपको बिल्कुल अच्छे से वो पॉइंट्स नोट करते चलने हैं। जितने भी पॉइंट्स मैंने इंक्लूड किए वो सभी एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट है। तो बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। सेल ऑर्गेनलीज डिस्कस कर रहे थे हम, तो आज हम माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एक सेल ऑर्गेनली है उसके बारे में बात करते हैं। इनफैक्ट हम प्लास्टिड भी डिस्कस करेंगे और भी कई सारी चीज़ें हैं, तो कंसिस्टेंसी के साथ पूरा सेशन देखना है हमने। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया आप सभी लोग जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया ग्रीक का वर्ड है एक माइटोकॉन्ड्रिया, जिसमें कि माइटोस का मतलब होता है थ्रेड यानी कि धागा, कॉन्ड्रिया मतलब ग्रेन्यूल। ये कुछ धागे नुमा ग्रेन्यूल्स होते हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रिया हैं। ऐसे ऑर्गेनलीज हैं जो कि कहाँ पाए जाते हैं, फाउंड साइटोप्लाज्म ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के ही साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। मीजोसोम जो होते हैं, देखो प्रोकैरियोट्स में यानी कि जो बैक्टीरिया होते हैं मीजोमिक ऑर्गन है, ऑर्गनली है बेसिकली। तो एक बात आप याद रखना, ये कई सारे क्वेश्चन ना सीधे से जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो सीधे से उठा के पूछ ले जाते हैं, तो उनको सबसे पहले मैं हाईलाइट करती हूँ ताकि वो आपसे ना छूटे। तो एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जो मीजोसोम होते हैं प्रोकैरियोट्स में, वो यूकैरियोट्स के ऐसी कौन सी ऑर्गनली है जो उसके एनालॉगस होते हैं। तो मीजोसोम जो होते हैं प्रोकैरियोट्स में यानी कि बैक्टीरिया मीजोसोम पाए जाते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। इज एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रियन यूकैरियोट्स, यानी कि जो यूकैरियोट्स में यानी कि ह्यूमंस में, प्लांट सेल में, एनिमल सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उनका वही फंक्शन होता है जो कि प्रोकैरियोट्स यानी कि बैक्टीरिया वगैरह में मीजोसोम का होता है। तो आप याद रखना, एनालॉगस वो होते हैं जैसे कि जिनके स्ट्रक्चर डिफरेंट हो लेकिन उनके फंक्शन सेम होते हैं। बात जानते हैं आप सभी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया वर फर्स्ट सीन बाई, सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया जो ऑर्गेनली हैं इनको सबसे पहले कॉलिकर ने देखा था 1850 में। ठीक है। उन्होंने कहाँ देखा था, उन्होंने इसको मसल्स में देखा था और उन्होंने नाम दिया था माइटोकॉन्ड्रिया को सार्कोसोम्स, क्योंकि पहले कोई डिफाइन था नहीं भी इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा जाने, तो सब चीज़ें बाद में हुई हैं। लेकिन जब इनके ऑब्जर्व किया गया है, इसके फंक्शंस को देखा गया है, लेकिन सबसे पहले जो कॉलिकर ने देखा था मसल्स में, उन्होंने इनको सार्कोसोम्स कहा था। उसके बाद क्या हुआ, जो बेंडा है 1898 में बेंडा ने इन ऑर्गेनलीज को स्टेंड किया। स्टेंड किससे किया ये भी पूछा जाता है। तो क्रिस्टल वॉयलेट से इन्होंने स्टेंड किया इन ऑर्गेनलीज को और बाद में नाम दिया माइटोकॉन्ड्रिया। तो याद रखना है हमने कि जो बेंडा है इन्होंने इनको स्टेंड किया था। सबसे इंपॉर्टेंट बात इतनी याद रखनी है कि इन्होंने ही माइटोकॉन्ड्रिया को टर्म दिया था, दैट इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सार्कोसोम्स किसने कहा है, कॉलिकर ने, सबसे पहले देखा भी उन्होंने ही था, तो ये भी हमको याद रखना है। अब हम लोग बात करते हैं मॉर्फोलॉजी की। माइटोकॉन्ड्रिया अकेली सिंगल ऐसी ऑर्गनली है जिससे कि कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल नोट करते चलना है इस चीज़ को। कमेंट सेक्शन में बताना सेशन कैसा लगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत किया करो यार, ठीक है, सब्सक्राइब कर दिया करो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है विदाउट एनी ब्रेक, यानी कि हर दिन कंसिस्टेंसी के साथ आपको सेशन प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं मॉर्फोलॉजी की। सबसे पहले हम लोग बात करें जो शेप होती है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया की, वो बहुत ज़्यादा वेरिएबल होती है, यानी कि हर एक स्पीसीज में वेरी करती है। किसी में शेप कैसी हो सकती है तो किसी में से डिफरेंट हो सकती है। ठीक है। जैसे कि बात करते हैं वेरिएबल होती है, जैसे कि शॉर्ट रॉड शेप से, यानी कि जो छड़नुमा आकृति से ये काफ़ी फिलामेंटस फॉर्म तक भी शो होते हैं, डिपेंड करता है स्पीसीज पर। माइटोकॉन्ड्रिया शो वेरिएबल शेप, सो इट शो प्लियोमॉर्फिज्म, इसको बहुरूपता भी कहा जाता है। जब कोई भी ऑर्गेनली है या कुछ भी है, यदि वो अपने एक ज़्यादा रूप दिखाते हैं तो उसको बहुरूपता यानी कि पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है। तो अपनी ये शेप जो मॉर्फोलॉजी जो है उसको चेंज करते रहते हैं स्पीसीज टू स्पीसीज। ठीक है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया हैव एन एवरेज लेंथ, इसकी लेंथ अगर पूछी जाए आपसे तो वो भी नोट करने हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड पॉइंट है जितने मैंने इंक्लूड किए हैं, तो एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपसे छूट जाए। पूरा सेशन इसलिए देखना होता है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे मिस ना हो, तो लास्ट तक सेशन को देखा करें। सबसे पहले बात करते हैं उसकी लेंथ जो होती है 5 से 10 माइक्रोमीटर तक इसकी लेंथ देखी जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया सभी लोग जानते हैं, मैंने देखो सबसे फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था, जब मैंने आपको दोनों के डिफरेंस बताए थे ना, प्रोकैरियोट्स के और यूकैरियोट्स के, उससे मैंने आपको चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर की थी कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें कौन से ऑर्गेनिज्म एब्सेंट होती है कौन सी प्रेजेंट होती है। यदि अभी तक नहीं सेशन देखा है तो पहले फर्स्ट लेक्चर जरूर ले लेना और सेकंड देन इसके बाद इसे देखना है। माइटोकॉन्ड्रिया
प्रोकैरियोट्स में कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं। प्रोकैरियोट्स में कौन कौन से जेनेरा आते हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। एंड मैच्योर ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स, ह्यूमंस की जो मैच्योर आरबीसीज रहती हैं, और प्रोकैरियोट्स में कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया विल बी फाउंड इन एविडेंस वेयर देयर इज अ मैक्सिमम एक्टिविटी इन द हाउस, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। तो जहां पर हमारी बॉडी में एक्टिविटी, हमारी नहीं है, प्लांट सेल की अगर बात करें तो जहां बॉडी में एक्टिविटी ज़्यादा होती है, जहां एनर्जी का लिबरेशन जहां होता है, वहां माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इतनी बात हमें याद रखनी है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ फिर देखते हैं, प्लांट सेल है फेवर, FEWER करना इसे। प्लांट सेल में तो कम माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं इन कंपैरिजन टू एनिमल सेल। याद रखना है कि जो एनिमल सेल है उसमें ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो प्लांट सेल है उनमें इन कंपैरिजन टू एनिमल सेल माइटोकॉन्ड्रिया कम देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं एक बार। स्ट्रक्चर मैंने आपको लिया था कि समझ बेहतर हो इस टॉपिक के रिगार्डिंग। कई बार ना क्या होता है कि हम स्ट्रक्चर चीज़ों को अच्छे समझा पाते हैं और आप इस चीज़ से कनेक्ट भी कर पाते हैं। अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, तो माइटोकॉन्ड्रियन जो होते हैं ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली हैं, यानी कि ये कवर होते हैं डबल मेम्ब्रेनियस, यानी कि दोहरी परत से घिरे रहते हैं। समझ में आया? कंपोज ऑफ, जो इनकी परत होती है डबल मेम्ब्रेन जो है वो किसकी बनी हुई होती है, दैट इज लिपिड और प्रोटीन की वो लेयर बनी हुई होती है। जो आउटर मेम्ब्रेन है, दो मेम्ब्रेन है, आउटर देन इनर। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है काफ़ी स्मूथ होती है, यानी कि चिकनी सी होती है। इट इज़ मोर परमिएबल, यानी कि जो लिक्विड और गैसेस का जो आदान प्रदान होता है इन्हीं में पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनके थ्रू होता है, यानी कि मोर परमिएबल है, आना जाने देती है कि भाई ठीक है आओ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। किसको आने देती है? स्मॉल मॉलिक्यूल्स को, जिसमें कुछ एंजाइम्स भी होते हैं, लेकिन पूरे प्रोटीन। एक बात याद रखना कि माइटोकॉन्ड्रियम बहुत सारे, कितने परसेंट है तो वो मैं बताऊंगी। देखो टोटल जो सेल है उसका 70% एंजाइम जो प्रेजेंट होते हैं वो सिर्फ माइटोकॉन्ड्रियम प्रेजेंट होते हैं, बाकी 30% सारी ऑर्गेनेलीज ले जाती हैं, लेकिन जो ओनली 70% एंजाइम्स होते हैं वो सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया के पास प्रेजेंट होते हैं। तो वही बात ये कहना चाह रहे हैं कि इनमें कुछ तो एंजाइम्स होते हैं, लेकिन जो प्रोटीन है उनकी संख्या थोड़ी कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो इनकी इनर मेम्ब्रेन होती है, भाई आउटर मेम्ब्रेन पढ़ लिया, इनर मेम्ब्रेन जो होती है सराउंड्स इस सेंट्रल कैविटी ऑफ मैट्रिक्स। जो अंदर का मैट्रिक्स है माइटोकॉन्ड्रिया का, उसमें एक फ्लूइड है, उसको कौन घेरे रहता है? उससे इनर मेम्ब्रेन घेरे हुए रहती है। जैसे कि मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊंगी, देखो आप यहाँ देख सकते हैं, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पर ये है आपकी आउटर मेम्ब्रेन जो कि कैसी होती है? स्मूथ होती है, मोर परमिएबल है, ये हमने पढ़ा था, लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है। ये है इनर मेम्ब्रेन, यहाँ पर ये जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है पूरा साइटोप्लाज्म का मैट्रिक्स, ये इसमें पाया जाता है। इसको कवर कौन करे रहता है? इनर मेम्ब्रेन। यहाँ पर ये मैट्रिक्स है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज़, क्रिस्टी के बारे में आपने सुना होगा, वो जो क्रिस्टी होते हैं ये इनर मेम्ब्रेन के मतलब इनके फोल्ड्स हैं जो कि क्रिस्टी हैं, और ये कहाँ पाए जाते हैं? सिर्फ ये पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। और इनका फंक्शन कई बार पूछा जाता है, तो सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का इनका फंक्शन होता है, आगे समझेंगे उस चीज़ों को भी। ये राइबोसोम्स हैं, ये ग्रेन्यूल्स हैं, ये इनर मेम्ब्रेन स्पेस है, ये मैट्रिक्स, और यहाँ पे एटीपी सिंथेस पार्टिकल्स, क्योंकि एटीपी जनरेट होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो एटीपी को जनरेट करते हैं वो पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं, उसको सिंथेसिस जो करते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट अब देखो फोल्ड जो होती है, जो इनकी अंदर वाली वॉल होती है, फोल्ड्स के रूप में कन्वर्ट होकर ये स्ट्रक्चर बना देती है, जिसे कि हम क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। तो ये क्रिस्टी कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये क्रिस्टी प्रेजेंट होते हैं अंदर मैट्रिक्स में, कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया के, ठीक है। क्रिस्टी मैंने बताया था कि इसके फंक्शन भी कई बार पूछे जाते हैं, तो हमें नोट करते चलना है एक एक पॉइंट को। क्रिस्टी कॉज एन इंक्रीज इन द टोटल सरफेस एरिया, जो टोटल सरफेस एरिया होता है उसको इंक्रीज करने का काम कौन करता है? उसको क्रिस्टी ही उसको इंक्रीज करने का काम करते हैं। क्रिस्टी में होता क्या है? देखो ये जो क्रिस्टी का स्ट्रक्चर है इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट हो, जिनके अलग अलग फंक्शंस हैं, वो भी हम समझेंगे। जैसे कि जो क्रिस्टा होते हैं इनमें सब यूनिट्स पाई जाती हैं, कौन से? ऑक्सीसोम्स। तो आपसे अगर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि ऑक्सीसोम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो ये प्रेजेंट होते हैं क्रिस्टी में। और क्रिस्टी क्या है? क्रिस्टी इनर मेम्ब्रेन्स के फोल्ड है जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेली में, ठीक है। ये जो ऑक्सीसोम है इनके अंदर जैसे कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, F1 पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पार्टिकल्स, इनर मेम्ब्रेन, सब यूनिट्स, ये सभी जितने भी स्ट्रक्चर मैंने आपको बताए हैं, ये जितने भी टर्म्स हैं, ये सभी ऑक्सीसोम्स के रिगार्डिंग प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रेजेंट होता है, जो कि एसोसिएशन करता है F1 से F1 पार्टिकल्स तक। यहाँ पे जो F0 से F1 कॉम्बिनेशन जो होता है ये एक फंक्शन प्रिपेयर करता है, उसको नाम दिया जाता है एटीपी सिंथेसिस का। तो ये जो होते हैं इनका सिर्फ फंक्शन इतना होता है एटीपी को सिंथेसिस करने का। नेक्स्ट अगर हम बात करें F1 पार्टिकल्स में क्या होता है, ये जो F1 पार्टिकल्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें होता क्या है। तो इसमें जो एटीपी होता है वो जनरेट होती है, तो एटीपी जो जनरेट होते हैं वो कहाँ होते हैं? F1 पार्टिकल्स में।
अब एक बार हम ये देख लेते हैं कि जो केमिकल कंपोजिशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जो मतलब कि कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो कि इसको बनाने में हेल्प करते हैं। एक बार देख लेते हैं इनकी क्या क्या चीज़ कंस्टिट्यूट है इसके अंदर। जैसे कि जो केमिकली देखा जाए कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें प्रोटीन तो होता है 70%। प्रोटीन कितना होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, याद रखना है ड्राई वेट का 70%। लिपिड की अगर बात करें तो लिपिड होती है 25 to 30%। रेशियो याद कर लेना अच्छे से। अगर हम बात करें लिपिड की तो लिपिड कॉम्पोनेंट 90% में 90% तो होता है फॉस्फोलिपिड। यदि हम लिपिड की ही पर्सनली बात करें तो लिपिड वैसे 90% फॉस्फोलिपिड, लेकिन जो 10% लिपिड है वो कौन कौन से, ये भी हमें नोट करते चलना है। 10% में कैरोटिनोइड है, कोलेस्ट्रॉल है, विटामिन ई है और भी कुछ ट्रेसेस होते हैं, लेकिन लिपिड कॉम्पोनेंट 90% तो है ही, बाकी ये सब चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ जेनेटिक मटेरियल भी हैं, जैसे कि 0.5% तो आरएनए प्रेजेंट होता है और कुछ ट्रेसेस डीएनए के भी देखे जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में मैंने आपको बताया था कि एंजाइम्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं इसमें। तो माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन एंजाइम्स प्रेजेंट तो होते हैं, लेकिन करते क्या हैं, ये ऑक्सीडेशन करते हैं, फॉस्फोराइलेशन और इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करने में भी मदद करते हैं। तो एंजाइम्स बहुत सारे हैं, तो इनका फंक्शन भी बहुत ज़्यादा है ना। अगर हम बात करें आउट ऑफ टोटल एंजाइम, भाई जितने भी एंजाइम प्रेजेंट होते हैं टोटल सेल में, माइटोकॉन्ड्रिया है कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। लेक्चर 2 से शुरुआत कर रहे हैं तो वहीं सबसे पहले देखना कि साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनेल जो होती है वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहती हैं, पड़ी रहती है, मतलब वहाँ पर कुछ मेम्ब्रेनस है कुछ नॉन मेम्ब्रेनस है। तो वहीं हम मेम्ब्रेनस पढ़ रहे थे जो कि माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। वही बात की कि जो टोटल सेल होता है, टोटल सेल में जितने एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं उनका 70% एंजाइम सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया के पास प्रेजेंट होते हैं, बाकी जो 30% है वो और सारी ऑर्गेनेली आपस में बांट लेती है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं काफ़ी रिच होते हैं किस चीज़ में, कैटाबॉलिक एंजाइम्स को इनके पास बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। कौन से एंजाइम्स, कैटाबॉलिक, जो कि नेक्स्ट अगर हम बात करें फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, अब हम देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन क्या क्या होते हैं, किस किस में रोल प्ले करता है। माइटोकॉन्ड्रिया को सभी लोग जानते हैं, हम लोग बचपन से चीज़ें रटते आ रहे हैं यार कि इसको पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जाना जाता है, जानते हैं हम इस चीज़ को, ऊर्जा घर के नाम से जाना जाता है, कोशिका का ऊर्जा घर इसको कहा जाता है बेसिकली। इसमें होता कि इसमें एनर्जी लिबरेट होती है, एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन होती किसके थ्रू है, क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन होता है जिसके थ्रू एनर्जी लिबरेट होती है, सेल में ही होता है ये, यही रेस्पिरेशन की साइट है, दैट इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। समझ में आया कि बात, भाई इसमें होता क्या क्या है, इसमें एनर्जी लिबरेट होती है एटीपी के फॉर्म में, इसमें सेल रेस्पिरेशन होता है, ये साइट है रेस्पिरेशन की, तभी ये क्या कहलाता है, माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है, ठीक है। गाइज एक एक पॉइंट को ना इस तरीके से पढ़ा करो कि जितने भी हमारे किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन आए वो हमारे इन लेक्चर से बाहर ही नहीं जाने चाहिए। यदि आप इस आंसर को एक बार समझ में नहीं, बार बार देखो, कोई भी कमेंट्स आपको बतानी है, कुछ फीडबैक देना है, कुछ चीज़ मैं अच्छे से नहीं समझा पा रही, आप लोग उसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, कोई फीडबैक देना है तो वो भी मुझे बताओ। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं एरोबिक ऑर्गेनिज्म में, सिर्फ एरोबिक ऑर्गेनिज्म में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। एरोबिक ऑर्गेनिज्म कौन से, जो कि ऑक्सीडेंट एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं, सर्वाइव करते हैं, वही होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कंसिडर किया जाता है, हम लोग बार बार वही चीज़ कर रहे हैं, स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी, एनर्जी को स्टोर करने का काम, सेंटर्स ऑफ एनर्जी लिबरेशन, एनर्जी को लिबरेट करने का काम कौन करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया ही करते हैं। इन अ सेल, एक सेल में एनर्जी फॉर्म किसके रूप में होती है, इसमें एटीपी के फॉर्म में होती है, और ये बनती कहाँ है एटीपी, ये सिर्फ कहाँ बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये सभी फंक्शंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधे सीधे रखे हुए मिलते हैं लाइंस, ठीक है। एक बहुत ही कॉमन सा इजीली अवेलेबल सोर्स होता है एनर्जी का, क्या, एटीपी, जो कि कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, अगेन वही बात है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रेस्पिरेशन के बाद क्या होता है, आफ्टर रेस्पिरेशन कन्वर्जन जो होता है एनर्जी का किसके फॉर्म में होता है, एटीपी के फॉर्म में होता है। सेल ऑर्गेनली विच हैज़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन माइटोकॉन्ड्रिया, हमारे पूरी सेल में जितनी भी ऑर्गेनलीज हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो सिर्फ किसके पास होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है। विद इन द सेल सेल रेस्पिरेशन वो भी क्या है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन वो भी माइटोकॉन्ड्रिया है। इंपॉर्टेंट चीज़ डबल मार्क कर लेना इसे, कई बार हमसे पूछा जाता है कि एंड प्रोडक्ट क्या है ग्लाइकोलाइसिस का, ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट कहाँ है, क्या होती है ये चीज़ें, वो सब डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये एक एक पॉइंट जो मैं बता रही हूँ बिल्कुल नोट करते चलना है। एंड प्रोडक्ट जो होता है ग्लाइकोलाइसिस का वो होता है पायरुविक एसिड, कई बार रिपीटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है। पायरुविक एसिड होता है जो कि एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया में और फिर कहाँ पार्ट करता है, क्रेब्स साइकिल में। क्रेब्स साइकिल कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रियल के मैट्रिक्स में, ये जो साइकिल है ये देखने को मिलती है, वहीं ये पायरुविक एसिड का फंक्शन होता है, ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट क्या है, पायरुविक एसिड। अब हमने माइटोकॉन्ड्रिया डिटेल में डिस्कस किया। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्लास्टिड के बारे में, ये जो प्लास्टिड होते हैं क्या होते हैं, कहाँ ये पाए जाते हैं, कैसे इसकी संरचना होती है, कितने तरह के होते हैं, सब चीज़ डिटेल डिस्कस करेंगे।
प्लास्टिड जो होते हैं ये ऐसे ऑर्गेनिज होते हैं जो कि डबल मेम्ब्रेनियस हैं। हमने बात की डबल मेम्ब्रेन्स के बारे में, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया ये भी दोहरी परत से घिरे रहते हैं, प्लास्टिड भी दोहरी परत से ही घिरे रहते हैं। ये सभी प्लांट से प्रेजेंट होते हैं। प्लास्टिड्स फाउंड इन ऑल प्लांट्स, ठीक है, ये एनिमल्स में एब्सेंट होते हैं। लार्जेस्ट साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली, ये सबसे बड़ी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली है इन द सेल आर प्लास्टिड। सबसे बड़ी जो ऑर्गेनेली होती है साइटोप्लाज्मिक वो कौन सी होती है? प्लास्टिड्स ही होते हैं वो, लेकिन ये डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, बात करते हैं उनके बारे में भी। प्लास्टिड्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप, अलग अलग तरह के हैं। वेरिंग इन शेप अलग हो सकती है, साइज अलग हो सकते हैं, कलर अलग हो सकते हैं, फंक्शन अलग हो सकते हैं। पढ़ते हैं के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं प्रोप्लास्टिड्स के बारे में। ये जो प्रोप्लास्टिड्स होते हैं कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं आपके एम्ब्रियोनिक टिश्यूज़ में। नेक्स्ट बात करते हैं इटायोप्लास्ट के बारे में। ये जो इटायोप्लास्ट होते हैं कलरलेस प्लास्टिड, यानी कि कोई कलर नहीं देते हैं ये फूल वगैरह के पार्टिकल्स को। कहने के मतलब कि किसी भी प्लांट के ऑर्गन को ये कोई भी कलर देने का काम नहीं करते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? लेकिन ये लीव से प्रेजेंट होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट भी कलरलेस प्लास्टिड होते हैं। नेक्स्ट अगर इंपॉर्टेंट चीज़ देखें दैट इज कॉल्ड क्रोमोप्लास्ट। इससे कई सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं ये कलर्ड प्लास्टिड है, यानी कि इनका काम, ये येलो, ऑरेंज और रेड कलर के कैरोटिनॉइड होते हैं और भी कई सारे पिगमेंट इनके पास प्रेजेंट होते हैं। ये करते क्या हैं? क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं इनकी जिम्मेदारी होती है कि ये फ्लावर्स को कलर देते हैं। राइपनिंग जो फ्रूट पके हुए होते हैं उनको कलर देने का काम करते हैं। ऑटम लीव्स और कुछ रूट जैसे कि कैरेट वगैरह में भी ये कलर देते हैं। क्रोमोप्लास्ट बेसिकली अराइज कहाँ से होते हैं? ये क्लोरोप्लास्ट से ही अराइज होते हैं जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं, ठीक है। तो आज का सेशन इतना ही रखते हैं। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। कोई फीडबैक देना हो, कोई कमेंट्स आपको करने, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ क्विज चलाए जाते हैं, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और बाकी ये जो लिंक है 2 लेक्चर्स के मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ जाकर सभी सेशन ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।